Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. A warm welcome again to this channel Sajad Bhai Officials for NEET 11th 12th and CBSE boards like exams. तो बेटे आज तक आपको पता है कि हम एक साइड से चला रहे थे बायोमोलिक्यूल्स 11th zoology का जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 9th ऑफ द NCERT. तो बायोमोलिक्यूल्स एक साइड से चल रहा था, तो मैंने कहा कि एक साइड से हम 12th zoology का भी कोई चैप्टर उठाएंगे तो साथ साथ में वो भी थोड़ा थोड़ा सा आगे चलेगा. तो बेटे आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास 12th NCERT का एक अच्छा सा चैप्टर दैट्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. और इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से अगर आप देखोगे इन एंट्रेंस टेस्ट नीट एग्ज़ाम के लिहाज से तो 4 से 5 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्के हैं और 16 से 20 मार्क्स आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो. और बेटे आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. तो आप अपनी कॉपी सामने रखिए, पेन हाथ में लीजिए और स्टार्ट कीजिए मेरे साथ. सो हेडिंग मस्ट बी human health and disease. Human health and diseases. Human health and diseases. सर इस टाइटल से हमें यहां पे दो चीजें दिख रही है जिनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में. एक तो हम यहां से देख रहे हैं हेल्थ और एक तो हमें यहां से समझ आ रहा है डिजीज. सर व्हाट्स हेल्थ एंड व्हाट्स डिजीज, इसी के इर्द गिर्द तो ये टॉपिक घूम रहा है. व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज डिजीज. अगर मैं बात करूं इस हेल्थ की, मैं आप ही से पूछूं हेल्थ क्या होती है, तो सभी का जवाब होगा सर हेल्थ ये होती है क्या अगर हम उर्दू के मुहावरों में कहें सीधे कि एक इंडिविजुअल का सेहतयाब होना, उसको हम कहते हैं हेल्थ. वो हमें ठीक लगना, फिट लगना, उसमें कोई डिजीज का ना होना, इसको हम कहते हैं हेल्थ. क्या बस हेल्थ इतनी है कि इस पर्सन में कोई डिजीज ही नहीं है, ही और शी इज डिजीज फ्री और ये हेल्थ है? क्या यही हेल्थ है? नहीं बेटे, डिजीज का एब्सेंस होना सिर्फ यही हेल्थ नहीं कहलाता. इसके अलावा उसमें आप मेंटल फिटनेस भी देखिए, उसमें आप फिजिकल फिटनेस भी देखिए, उसमें आप सोशल फिटनेस भी देखिए, सोशली देखिए उसको, आप उसको फिजिकली देखिए, आप उसको मेंटली देखिए. क्या वो मेंटली फिट हैं, क्या वो फिट हैं, आपको दिख रहा है क्या वो फिट हैं? तो इन तीन एस्पेक्ट्स को, इन तीन पैटर्न्स को देखकर आप कह सकते हो क्या ये पर्सन हेल्दी है, क्या या ये हेल्दी है या ये हेल्दी नहीं है, या इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, डिफॉर्मिटी है हेल्थ में. वो बेटे अगर हम देखेंगे तो हेल्थ क्या होती है हमारे पास, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है WHO. उन्होंने हेल्थ को डिफाइन किया है किस तरह से, और इस तरह से डिफाइन किया सबके कंसेप्ट्स जो थे उनको कहा अपने कंसेप्ट्स अपने ही पास रखिए, आप ये फुली फ्लेज्ड डेफिनेशन लीजिए और इसी पे आप आमादा रहिए. तो डेफिनेशन क्या थी हम लिखेंगे और आपको अब लगेगा पता कि हेल्थ क्या होती हैं और मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा. चलिए भाई पॉइंट हो जाए हेल्थ. सो अंडरलाइन कीजिए बेटे हेल्थ के बारे में. According to WHO, it is defined as a state. It is defined as a state of. It's defined as a state of complete well-being of human. ये कंप्लीट वेलबींग, क्या कंप्लीट वेलबींग, किन टर्म्स में, किन पैटर्न्स में, किन एस्पेक्ट्स में, ब्रैकेट में हो जाए फिजिकल, मेंटल
and social well-being, social well-being, and shabash shabash, not merely the absence of disease, not merely the absence of disease. हाँ बेटे, सब कुछ यहां पे हमारे पास कुछ जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, व्हाट इज हेल्थ, सब कुछ क्लियर हुआ. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने कहा सब चुप रहिए, हमसे सुनिए अब. इट इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग. हेल्थ क्या होती है? हेल्थ होती है स्टेट जब एक पर्सन कंप्लीटली वेलबींग हो. कंप्लीटली वेलबींग में किस किस सेंस में? ये फिजिकली वेलबींग हो, ये मेंटली वेलबींग हो, ये सोशली वेलबींग हो, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, और द एब्सेंस ऑफ डिजीज, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. और जो आप आज तक कह आ रहे थे कि किसी पर्सन में डिजीज का ना होना, बस यही हेल्थ है. इट मीन्स ही और शी इज हेल्दी. ये हेल्थ नहीं है, दिस इज नॉट ए हेल्थ. हेल्थ की प्रॉपर डेफिनेशन जो है कि जो ये पर्सन है ये फिजिकली, ये मेंटली, ये सोशली वेलबींग होना चाहिए. फिजिकली मतलब इसमें फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, दूर से आंखों से दिखना चाहिए आपको कि ये हेल्दी है. इतना ही नहीं, बस फिजिकली नहीं, मेंटली देखिए क्या इसमें कोई अंदर से कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो नहीं, क्या ये डिप्रेशन में नहीं, क्या ये हाई एंजाइटी डिसऑर्डर में नहीं, क्या ये किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में तो नहीं. आप देखिए क्या ये मेंटली भी फिट है फिजिकली होने के साथ साथ. बस इतना ही नहीं, आप सोशली भी देखिए क्या जो जिस सोसाइटी में ये रहता है, क्या उस सोसाइटी में जो इसके साथ रहने वाले लोग हैं उनका कोई प्रेशर इस पे तो नहीं है. क्या ये बंदा पहले किसी या ड्रग वाले, किसी और ड्रग अब्यूज, इन जैसी चीजों में तो इन्वॉल्व नहीं था, जिसकी वजह से फिर तो ये ठीक हुआ, ये तो बाज आया उन कामों से. लेकिन सोसाइटी अभी तक इस पर प्रेशर डाल रही है, ताने दे रही है, और उन तानों से इस पर एक और स्ट्रेस आ रहा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, डिजीज, और हत्ता कि ये इसको एक सुसाइड तक पहुंचा सकते हैं. ये स्ट्रैंगुलेशन भी कर सकता है, ये किसी भी तरीके से सुसाइड कर सकता है. इट मीन सोशली भी तो ये फिट होना चाहिए ना, ये तीनों हिसाब से फिट होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग. एंड इसका मतलब कभी अब याद नहीं रखो, आप कभी नहीं कहोगे हेल्थ बस इतनी है कि उसमें कोई डिजीज का ना होना. नहीं, फिजिकली, मेंटली, सोशली एक पर्सन का फिट होना, इसी को हम हेल्थ कहते हैं. और ये हमें किसने कहा? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अब चलिए बेटे, एब्सेंस ऑफ डिजीज. सर यहां पे वर्ड आ गया डिजीज. सर व्हाट इज डिजीज? सर ये डिजीज हैं क्या? ये डिजीज हैं क्या? ये डिजीज हैं क्या? ये डिजीज हैं क्या? लिखिए भाई, ये डिजीज हैं क्या? ये डिजीज हैं क्या? Any deformity or abnormality, in physical or mental वेलबींग. अब ये डिजीज है. सर क्या होती है डिजीज? क्या होती है डिजीज? किस पर्सन को हम कहेंगे इट इज डिजीज, ही और शी इज डिजीज? अब देखिए, दिस इज डिजीज एनी डिफॉर्मिटी और एब्नॉर्मलिटी इन फिजिकल मेंटल वेलबींग. जब आप एक पर्सन को देखते हो कि वो अब फिजिकली फिट नहीं है, वो मेंटली फिट नहीं है, हाईली डिप्रेशन में चला गया है, हाई एंजाइटी में चला गया, क्योंकि डिप्रेशन ही की वजह से फिर तो वो फाइनली एंजाइटी में चला जाता है. उसकी कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है तो वो भी इन्वॉल्व फिर उसमें होता है. तो अगर आप इसी तरह से फिजिकली देखोगे, क्या ये फिजिकली फिट है? क्या इसमें कोई डिजीज तो नहीं? क्या ये लेप्रोसी में नहीं? क्या ये मीजल्स में तो नहीं? क्या बेटा इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर विटिलिगो तो नहीं? क्या बेटा इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अल्बिनिज्म तो नहीं हुआ है? तो फिर सारे मरहलों को हम देखकर कहते हैं कि ये पर्सन क्या फिजिकली फिट है या अनफिट है. तो डिजीज हमारे पास है एनी डिफॉर्मिटी और एबनॉर्मलिटी इन फिजिकल और मेंटल वेलबींग.
जब किसी पर्सन में फिजिकली कोई एबनॉर्मलिटी आए, कोई डिफॉर्मिटी आए, जिसकी वजह से उसकी सेहत बिगड़ गई, अब वो नॉर्मल हेल्थ में नहीं है, उस नॉर्मल हेल्थ के डायमेंशन से बाहर चला गया, उस कंडीशन को हम कहते हैं डिजीज। अब ये फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है। चलिए भाई आगे। क्या सर डिजीज को किसी और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और एक और डेफिनेशन, ए डिजीज इज ए कंडीशन, a disease is a condition in which presence of a disease is a condition in which presence of an abnormality of body causes a loss of normal health. Causes a loss of normal health. A disease is a condition, एक ऐसी कंडीशन है in which presence of an abnormality, जिसमें एक देखिए बेटे, जब बेटे आप फिट होते हैं तो पता ही नहीं आपको यहाँ पे हेड है, 1.5 किलो का हेड मैंने लिया है, फिंगर से कहीं पे टोज हैं, लेकिन जो ही कहीं पे पेन स्टार्ट हुई, आपको लगता है नहीं यहाँ पे तो कुछ है, किडनी में पेन हो रही है, किडनी में, तब तक को आपको पता ही नहीं कहाँ पे क्या है, ना कुछ स्टमक में हो रहा है। It means a disease is a condition in which presence of an abnormality, कोई abnormality आ गई, कोई symptom अब जाहिर हो गया of body cause a loss of normal health, और आपको खुद भी लगता है कि मैं अब फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हुआ हूं, तो इसी को हम कहते हैं बेटे डिजीज। अब देखिए बेटे, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट उठाइए, आगे चलिए बेटे, इंपॉर्टेंट सर डिजीजेस के बारे में पढ़ना, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? पढ़ेंगे आप एमबीबीएस में आगे, यूजुअली सेकंड सेम में, सेकंड ईयर में। अब देखिए बेटे, सो स्टडी ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ डिजीजेस इज नोन एज pathology, पैथो मीन्स पैथोजन, कोई भी एक ऐसे एंटिटी जो डिजीज करे, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है ना भाई। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटे, अब डिजीज के बारे में पढ़ना, इसको हमने कहा पैथोलॉजी, और जो डिजीज करता है उसको क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए भाई, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इज नोन एज पैथोजन, इज कॉल्ड पैथोजन। और पैथोजन हमारे पास हो सकता है कोई भी, पैथोजन भी कहो या माइक्रोब भी कह सकते हो, और पैथोजन हमारे पास हो सकता है कोई भी बैक्टीरिया, तो इस पैथोजन की वजह से जो डिजीजेस होंगे उनको हम कहेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस। ये हो सकता है कोई भी फंगल डिजीजेस, ये पैथोजन हो सकता है कोई भी वायरल डिजीजेस, ये पैथोजन हो सकता है हमारे पास कोई भी प्रोटोजोआन डिजीजेस, ये हो सकता है कोई भी हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथिस, फ्लैट वर्म, एस्के हेलमिंथिस, राउंड वर्मस, ठीक है ना, एस्केरिएसिस, टीनेसिस पढ़ेंगे, हेलमिंथ हो सकता है। ये हो सकता है बेटे, हेलमिंथ के अलावा ये हो सकता है बेटे रिकेट्शिया, ये हो सकता है बेटे क्लामाइडिया, ये हो सकता है स्पाइरोकीटी एटसेट्रा।
पढ़ेंगे आगे. सो दिस ऑल अबाउट पैथोजन. अब देखिए, अगर हम एक पर्सन में डिजीज स्टडी कर रहे हैं तो जनरली आपने उसको कहा पैथोलॉजी. अगर हम पैथोलॉजी कर रहे हैं एक पॉपुलेशन की, एक ह्यूमन पॉपुलेशन की, उसको क्या कहेंगे? उसको भी पैथोलॉजी. पैथोलॉजी, सारी पैथोलॉजी जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की करती है, मतलब अब हम सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को जमा करके उनमें डिजीज को स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं एपिडेमोलॉजी. अब देखिए बेटे, उसको हम कहते हैं एपिडेमोलॉजी. लिखिए भाई. चलिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट. एपिडेमियोलॉजी. कौन सा ब्रांच साइंस का? इट डील्स विद pathology. Epidemiology, it deals with pathology of human population. जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में डिजीज को स्टडी कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी. It deals with pathology of human population, या it deals with study of diseases in human population. नेक्स्ट बेटा पॉइंट, नेक्स्ट टर्म जो यूज होंगे यहां पे, एटियोलॉजी या ईटियोलॉजी. एटियोलॉजी या ईटियोलॉजी, ये क्या हुए? व्हाट्स ईटियोलॉजी? ये डिजीज कैसे हुई, इसका कॉज क्या था, इन कॉजेज के बारे में पढ़ना, कॉजेज ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ना, उसको हम कहते हैं एटियोलॉजी या ईटियोलॉजी. टू स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज. किस तरह से ये डिजीज हुई, किस माइक्रोब से, क्या मैकेनिज्म चला. ईटियोलॉजी. ठीक है भाई. एक टर्म होती है एक और बेटे, पैथोफोबिया. सर व्हाट इज पैथोफोबिया? पैथो मीन्स डिजीज, फोबिया मीन्स डर, इरेशनल फियर ऑफ डिजीजेस. कि मैं अगर उस नाली के पास जाऊं, वहां पे उस गंदगी की वजह से मुझे कोई इन्फेक्शन होगा, डिजीज होगा, उस पर्सन से जाकर मिलूं, मुझे कोई डिजीज होगी, डिजीज का डर रहता है. और इरेशनल फियर ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोफोबिया. इज कॉल्ड irrational fear of diseases. बेटे स्क्रीनशॉट उठाइए आप. चलिए भाई, चलिए आगे. Next point, classification of diseases. Classification of diseases. अब हमारे पास कितने टाइप्स की डिजीज होती है? नंबर 1 एंड नंबर 2. नंबर 1 हमारे पास होती हैं बेटे कॉन्जेनाइटल, और दूसरा नाम इनका इनबॉर्न. कॉन्जेनाइटल और इनबॉर्न, और सबको पता जेनेटिक डिजीजेस, जो पैदाइशी डिजीजेस हो. कॉन्जेनाइटल, इनबॉर्न, वहीं से पैदाइशी से, माँ बाप से ही है मिली ये डिजीज. जेनेटिक डिजीज, कॉन्जेनाइटल, इनबॉर्न डिजीजेस, जो पैदाइशी से हो, वहीं से हो. दूसरी डिजीज एक्वायर्ड, जो आपने लाइफ में एक्वायर्ड की, एक्वायर्ड डिजीज. देखिए भाई,
इसमें फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा एक एग्जांपल, एक सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बेटे अगर नॉर्मली हम देखेंगे, हम ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बंदे में होते हैं 47 क्रोमोसोम्स। ये तो बहुत बड़ी चेंज है, ये तो बहुत बड़ी चेंज है। सर कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? 46 क्रोमोसोम्स थे, 47 क्रोमोसोम्स इसमें किस तरह से आए? इसमें एक्चुअली क्या होता है, 44 ऑटोसोम्स होते हैं हम में, और हम में होता है एक आखिर पे होता है एक सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। दिस इज फीमेल, फीमेल में होगा XX, सो टोटल ये बन गए 46 क्रोमोसोम्स, और मेल्स में होंगे 44 ऑटोसोम्स प्लस XY। XY होता है हम में सेक्स क्रोमोसोमल पेयर, सो बन गए 46। 44 ऑटोसोम्स, या मैं कह सकता हूँ 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल पेयर, सो टोटल पेयर्स ये बन गए 23, क्योंकि 46 से 23 पेयर्स बन गए। तो बेटे क्या होता है इस डाउन सिंड्रोम में? डाउन सिंड्रोम में इस ऑटोसोम में से अगर मैं निकालूं 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, इन 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम्स की होती है ट्राइसोमी। मतलब अगर वहां पे 21st पेयर पे 2 ऑटोसोम्स प्रेजेंट थे, 2 क्रोमोसोम्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो वहां पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हुआ, एंड इट्स अ बिग चेंज, इट्स अ बिग चेंज। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक चेंज, और यही होती है कॉन्जेनाइटल चेंज। ये बचपन ही से होती है, पैदाशी होती है बेटे। सच डिसऑर्डर को हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल इनबॉर्न और जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड दिस अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है एक्स्ट्रा। अब देखिए दिस इज एक्वायर्ड डिजीज, जो आपको इसमें लगती हैं जब आप आते हो यहाँ पे किसी से एक्वायर करते हो। फॉर एग्जांपल बेटे अगर यहाँ पे किसी पर्सन को टीबी है, फॉर एग्जांपल उसने कोई गिलास था, पानी का गिलास सामने था, तो उसने कफ किया, तो उस कफ के जरिए से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल वो निकल आए कुछ ड्रॉपलेट्स के जरिए से और चले गए उस पानी में। वही पानी खुदा न खास्ता आपने पिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर गया, तो ये डिजीज तो कॉन्जेनिटल नहीं थी, या आपने किसी से एक्वायर की है, और सच डिजीजेस आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीजेस। चलिए बेटे आगे। सो हम पहले अब स्टडी करेंगे, हम पहले स्टडी करेंगे नंबर 1 कंजेनाइटल और इनबॉर्न और कंजेनाइटल इनबॉर्न और जेनेटिक डिजीजेस। सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे। हाँ चलिए बेटे, कॉन्जेनाइटल और इनबॉर्न और जेनेटिक डिजीजेस तो कहां से होते हैं? बाय बर्थ, बर्थ से ही होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैसे होते हैं? कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशंस, कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशंस, जीन म्यूटेशंस की वजह से, कामा क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, इनकी वजह से ये होते हैं ये वाले डिसऑर्डर्स। किस तरह से? थोड़ा बहुत समझाइए बेटे। अगर ये आपके पास एक डीएनए है विद अ मेन जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पास हैं, एक हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल हैं और ज़रूरी जेनेटिक मटेरियल हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। बेटे आपको पता है जो डीएनए है, डीएनए का अगर आप एक सेगमेंट काटेंगे उसको हम कहते हैं जीन, और जीन का काम होता है एमआरएनए को कोड करना, और एमआरएनए का काम होता है एक प्रोटीन को बनाना, और इस प्रोटीन का काम होता है आप में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर देना। फॉर एग्जाम्पल बेटे ये एक डीएनए है, डीएनए का एक जीन है साइज दैट ये वाला जीन हमारे पास एमआरए बनाता है और हमारे पास एक प्रोटीन बनता है। आप मानिए ये प्रोटीन मेरे पास एक मेलानोसाइट था और मेलानोसाइट सेल्स थी, और इन मेलानोसाइट सेल्स की वजह से मुझ में बन रहा था मेलानिन। ये मेलानिन आप मानिए ये मेलानिन एक प्रोटीन था, और जो ये मेलानिन हमारे पास एक प्रोटीन था इसकी वजह से, इस पिगमेंट की वजह से आ रहा था एक कैरेक्टर, मतलब
सिकिन हो रही थी डार्क। लेकिन बेटे कुछ इस तरह से हुआ, ये जो डीएनए है, डीएनए का जो सेगमेंट जीन था, उस जीन में कुछ खराबी आई। उस जीन में खराबी आने की वजह से एमआरएनए डिफेक्टिव बना। जब एमआरएनए डिफेक्टिव बना, प्रोटीन डिफेक्टिव बना, तो मेलानोसाइट से जो बनने वाला मेलानिन था, मेलानोसाइट सेल्स का नंबर कम हुआ, ये डेफिशिएंट हुई, डिफेक्टिव हुई, जिसकी वजह से मेलानिन का बनना बंद हुआ। जब मेलानिन का बनना बंद हुआ, मेलानिन की वजह से एक कैरेक्टर आ रहा था, स्किन का कलर डार्क हो रहा था, बिकॉज मेलानिन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। जब मेलानिन कम हुआ, डार्कनेस बंद हो जाएगी। इट मींस डार्क आने का जो कैरेक्टर था, डार्क कलर आने का जो कैरेक्टर था, वो बंद हुआ, तो स्किन हो जाएगी वाइट। आप बताइए मुझे बेटे, यहां पे आप मुझे बताइए क्या कैरेक्टर चेंज हुआ ना। यहां पे एक वाइटिश कैरेक्टर आ गया। इट मींस ये एक ऐसी डिजीज है, ऐसा डिसऑर्डर है बेटे, जो किसकी वजह से हुआ? जीन म्यूटेशन की वजह से, जीन में खराबी आने की वजह से। सुसाइड डिसऑर्डर हमेशा होते हैं कौन से? कॉन्जेनिटल इनबॉर्न एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये जीन म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है। हाँ, बस इतना ही नहीं, ये क्रोमोसोमल एब्रिएशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल बेटे, अगर हमारे पास मैंने कहा एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग होता है। उस नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग में हमारे पास होते हैं 44 ऑटोसोम्स। अगर मैं मेल की बात करूं, 44 ऑटोसोम्स और XY सेक्स क्रोमोसोमल पेयर होता है, टोटल क्रोमोसोम्स हुए 46। सो दिस इज नॉर्मल ह्यूमन मेल। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ और यहाँ पे जो 44 ऑटोसोम्स हैं, एक डिजीज होती है डाउनस सिंड्रोम। अभी मैंने आपको कहा एक सिंड्रोम होता है डाउनस सिंड्रोम, विच इज कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। डाउनस सिंड्रोम में क्या होता है? 44 ऑटोसोम्स की वजह से 45 ऑटोसोम्स होते हैं। ये 22 पेयर्स थे। असल में जो 21st पेयर होता है ऑटोसोम्स का, वहां पे एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो ओवरऑल काउंट बनता है 45 ऑटोसोम्स, और साथ ही में है XY। सो ओवरऑल जो हमारे पास नंबर बन गया क्रोमोसोम्स का, दैट्स 47 क्रोमोसोम्स। बेटे ये नॉर्मल ह्यूमन मेल से बहुत डिफरेंट होगा। एंड सच डिसऑर्डर हुआ, ये सिर्फ ये डिसऑर्डर हुआ क्रोमोसोमल एब्रिएशंस की वजह से। क्रोमोसोम नंबर मोर ऐड हुआ, हमें नहीं चाहिए था उतना। परफेक्ट नंबर वाज 46, लेकिन जो ही यहां पे मुदाखला हुआ एक और क्रोमोसोम का, वो बेटा ओवरऑल चेंज आ गई। ये पर्सन ही कुछ अजीब सा होगा। इसी सिंड्रोम को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये पर्सन मंगोल लाइक होगा बेटा। इस पर्सन में डिफेक्ट जो गोनाड्स है शॉर्ट होंगे। ये पर्सन तो बेटे गोनाड्स छोटे छोटे होंगे। बेटे इस पर्सन में एक और बात ये होगी, इसकी बैगी आईज होंगी, इसकी आलमंड शेप्ड आईज होंगी, इसका साइकोमोटर डिफेक्ट चलेगा। बेटे इसमें बहुत सारे, इसके अलावा ये अपने जो हैंड और लेग मूवमेंट से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ओवरऑल इंडिविजुअल डिफेक्टिव बनेगा बेटा। और इसको हम कहते हैं, इस डिसऑर्डर को जो क्रोमोसोमल एब्रिएशंस की वजह से हुआ, ये भी एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होता है, इनबॉर्न जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो बेटे दो कॉजेस होते हैं, इसके दो तरीकों से हो सकता है ये वाला डिसऑर्डर। अब देखिए बेटे इसमें एग्जांपल क्या क्या आ सकती है, और हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले पोर्शन में। एग्जांपल्स हमारे पास है यहाँ पे डाउनस सिंड्रोम, कामा Klinefelter syndrome, comma, Turner syndrome, comma, albinism, comma, vitiligo। अल्बिनिज्म पूरी वाइट होती है स्किन, विटिलिगो वाइट पेचेस पड़ जाते हैं स्किन में, विटिलिगो, कामा, अल्कैप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज और ब्लैक बोन डिजीज, PKU, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, ये भी एक डिजीज होती है। चलिए भाई आगे। These were congenital inborn genetic disorders. Come on to the next one. That's number second, acquired diseases.
एक्वायर्ड डिजीजेस। सो ऐसी डिजीज जो बर्थ के बाद होती हैं, किसी से लग जाती हैं, कॉन्जेनाइटल नहीं होती, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ होती है, आफ्टर बर्थ। तो ये भी हमारे पास हो सकते हैं दो टाइप्स के बेटे, दो टाइप्स के। नंबर 1, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शस, जो नहीं फैले, नॉन ट्रांसमिसिबल, या हो सकते हैं बेटे, हाँ खुद आपको पता है, कम्युनिकेबल जो फैलते हो, कम्युनिकेबल, और इन्फेक्शस और ट्रांसमिसिबल जो फैलते हो। तो सबसे पहले हमारे पास आप उठाइए नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शस और नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीजेस, ऐसे एक्वायर्ड डिजीजेस जो फैलते होंगे। तो सबसे पहले आप यही उठाइए, तो सबसे पहले आप यही उठाइए, तो सबसे पहले आप यही उठाइए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। चलिए बेटे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज जो स्प्रेड ना हो, विच डू नॉट स्प्रेड, विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम one person to next person, one person to next person। सर एग्जाम्पल्स इसमें एग्जाम्पल्स, कैंसर जैसे आपको पता है, पढ़ेंगे इसके बारे में, फैलता नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल। डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस ऐसी डिजीजेस जो किसी की डेफिशिएंसी की वजह से हो, ये विटामिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है और ये प्रोटीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और जिनको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इन डेफिनेशन की वजह से भी, ये हम पढ़ेंगे, क्वाशियोकर, मैरस्मस पढ़ेंगे इनके बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कामा कामा कामा। ये हमारे पास हो सकते हैं बेटे ड्रग एब्यूज, इसमें ड्रग एब्यूज आएगा, ये भी फैलता नहीं है। इसमें अल्कोहल एब्यूज आएगा, इसमें ड्रग एब्यूज आएगा, इसमें अल्कोहल एब्यूज आएगा, इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स आएंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स आएंगे, इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आएंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हुए जिनमें अपना ही इम्यून सिस्टम खुद की ही बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जहरीला सेल्फ कैंसर। जैसे आपको पता है रेमाटॉइड आर्थराइटिस, रेहार जिसको हम कहते हैं, रेमाटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, हड्डियों का साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है ना, उस पर अटैक करती है अपनी एंटीबॉडीज और खत्म करके रख देती है उनको। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें न्यूरोमस्कुलर और न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो जंक्शन होता है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। उस डिजीज का नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस, दैट्स ऑल्सो एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। और आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को भी कभी कभार हमारी अपनी इम्यून सिस्टम की सेल्स एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करती हैं और डिस्ट्रॉय करके रख देती है, जिस डिजीज को हम कहते हैं हाशिमोटोस डिजीज। पढ़ेंगे इनके बारे में। और सच डिजीज आर ऑटो इम्यून डिजीज।
चलिए बेटे, नंबर सेकंड, कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऐसी डिजीज जो फैल जाए, ऐसी डिजीज फैल जाए, ऐसी डिजीज जो फैल जाए, कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट थ्रू एनी मीडियम, मीडियम जरूरी है, किसी मीडियम के जरिए से ये पास ऑन होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। ये मीडियम हो सकता है ईयर, एंड ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं ईयर बोर्न डिसऑर्डर्स। अगर ये मीडियम हुआ वाटर तो हम कहेंगे वाटर बोर्न डिसऑर्डर्स लाइक टाइफाइड। अगर ये मीडियम हुआ फूड तो हम कहेंगे फूड बोर्न डिसऑर्डर्स। ये मीडियम बेटे हो सकता है फोमाइट, मतलब फोमाइट, किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम थी और उसने टॉवल यूज किया, आपने फिर वही टॉवल यूज किया, और तो फिर इट मीन्स वो उस पे जो पॉजिटिव एजेंट्स लगे थे, अब खुदा ना खास्ता वो आपकी स्किन पे भी आ सकते हैं और आप में भी वो डिसऑर्डर्स, वो एलर्जी टाइप डिसऑर्डर हो सकती हैं, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फोबाइट। सो फोमाइट बोर्न ये हो सकता है, फोमाइट बोर्न। इट कैन ऑकर थ्रू फोमाइट, इट कैन ऑकर थ्रू वेक्टर, कहेंगे वेक्टर बोर्न। वेक्टर क्या होता है अभी समझेंगे। वेक्टर्स होते हैं हमारे पास इंसेक्ट्स वेक्टर हो सकता है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकती हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट, फॉर एग्जाम्पल किसी को लेप्रोसी है, कोड है, तो आप उसकी स्किन के साथ कांटेक्ट में आ गए और आपको वहां पे कुछ इंजरी हुई थी और वहां पे कुछ गैप बनी थी, तो पॉजिटिव एजेंट जब आपका हाथ उनके साथ मिला, उस इन्फेक्शस पार्ट पे पड़ा, तो वहां से पॉजिटिव एजेंट आएगा और वो उस गैप को क्रॉस करके आपकी बॉडी में चला जा सकता है। सो इस तरह से लेप्रोसी आप में भी हो सकती है, एंड दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से हुई। सो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की भी वजह से जो डिजीज हो सकती है वो होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब लिखिए बेटे पॉइंट, डिजीजेस विच कैन स्प्रेड, diseases which can spread through direct contact, और ऐसी डिजीज को और कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट और कॉल्ड कंटेजियस और कॉल्ड कंटेजियस डिजीजेस। ऐसे डिजीज को हम कहते हैं कंटेजियस डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है एसटीडीज, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, साइफिलिस, क्लामाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, और एड्स होता है, और बहुत सारे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एसटीडीज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसमें आ सकती है, इसमें लेप्रोसी आ सकता है, लेप्रोसी एटस्ट्रा, ठीक है ना। तो ऐसी डिजीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से फैले उनको कहते हैं कंटेजियस डिजीजेस। अब सर मुझे बताइए वेक्टर होता क्या है? ये वेक्टर होता क्या है? वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो खुद डिजीज नहीं करता, बल्कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक इन्फेक्टेड पर्सन से उठाकर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में डालता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं, ऐसे माइक्रो पैथोजन को हम कहते हैं वेक्टर।
और सॉरी, ऐसे माइक्रो ऑर्ग पैथोजन तो नहीं, वो पैथोजन ही को उठा कर लाएगा। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक पैथोजन को, डिजीज कॉजिंग पैथोजन को उठा कर लाता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टुवर्ड्स हेल्दी पर्सन, उसको, और उसमें इनोक्यूलेशन, उसमें इनोक्यूलेट करता है उस पैथोजन को, और उसमें भी डिजीज होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं वेक्टर। मतलब जो डिजीज को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होने में मदद करता है, उसको कहते हैं वेक्टर। और जैसे आप देखते हो मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको फैलाया जाता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, और फैलाने वाली एंटिटी कौन है वो ऑर्गेनिज्म, दैट्स फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो आप बेटे वेक्टर के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए। वेक्टर इज इक्वल टू carrier that does not cause disease itself, but transmit disease causing pathogen from किस पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, from infected person to healthy person, from infected person to healthy person. For example, female, बहुत important, female Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito is a vector of malarial pathogen, जिससे मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम. It can be Plasmodium vivax, it can be Plasmodium falciparum, it can be Plasmodium malari, it can be Plasmodium ovale. ठीक है ना बेटा? हाँ, इसके लिए ये वेक्टर माना जाता है. तो बेटे आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन पे बात की थी, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कुछ और कंसेप्ट्स और टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो बेटे इस पार्ट को रिवाइज कीजिए, आप नज़र मारिए और क्वेश्चंस कीजिए इस बेसिक इंट्रोडक्शन से, जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे एक्सप्लोर पर. तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मेहनत करते रहिए, हमें अपने दुआओं में याद कीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्लाह हाफिज़.